वेलकम टू जीनियस आईएएस। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स की सीरीज में। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक जो लेके आए हैं उसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह पे सुना होगा, और जो उसका थोड़ा सा भी पॉलिटी में इंटरेस्ट है उसके लिए तो ये एक तरफ से हम कह सकते हैं कि एक तरफ से बम्पर टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हम अगर देखें आज की जो पॉलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारी इस नींव पे टिकी हुई है। ये एक तरह से अगर हम देखें कि हमारा आज का जो भारत का, इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इस केस से भी अफेक्टेड है। इस केस के द्वारा कहीं ना कहीं वो चीज़ों से अफेक्टेड हुआ है। तो क्या था ये बेसिक स्ट्रक्चर, तो कहाँ से आया, क्या था, और पॉलिटी में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा हम इसमें करने वाले हैं। इसी को केशवानंदा भारती केस भी बोला जाता है। जो पीछे आपको फोटो में थोड़े से ब्लर्ड दिखाई दे रहे होंगे, तो केशवानंदा भारती 2020 में जो बेसिकली अगर हम देखें जिनकी डेथ भी हुई, तो इन्हीं का अगर हम कहें तो इन्हीं के नाम से इसको ज़्यादा जाना जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर से फिर भी लोग कम जानते हैं, इसको केशवानंदा भारती केस से बहुत जानते हैं लोग। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर, क्या क्या इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों ये इतने पंगे में रहा, किस लिए इतना हाईलाइट हुआ, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके तो केस की भी डेट बहुत सारे लोगों को याद है, ये किस दिन इसका फाइनल डिसीजन आया था, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे 24 अप्रैल 1973। तो लोगों को रटा हुआ होगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की डेट है। हालांकि कुछ लोगों को किसी और रीजन से भी रटा हो सकता है, क्योंकि इसी दिन सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमारा 24 अप्रैल 1973 को आया। क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? तो बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम कहें कि हम जब कपड़े पहनते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहेंगे, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज। अपने कपड़ों से समझते हैं कि कपड़ों में अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के कपड़े के, अगर हम देखें अलग अलग तरह के कपड़े का जो पहनावा होता है, कई जो है बेसिकली कॉटन के कपड़े से पहनते हैं, कई रेशम वाले कपड़े से बने हुए पहनते हैं। दुकान पे आप चले जाओ, कपड़े की दुकान पे आप गए, कपड़े की दुकान पे आपको अलग अलग तरह के कपड़े दिखाई देते हैं। उनमें से जो आप पसंद करो वैसे आपके लिए सिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पूरा डिजाइन, अगर हम चाहें, हम जो कपड़े पहनते हैं उसका डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा जो पसंद आया वो तो वही है। अगर हम कपड़े से लेके चले हैं, जैसे मान लो ये कपड़ा है इसका, तो ये कपड़े से मैं इसको काट के कुछ और भी बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं, लेकिन कपड़ा तो चेंज नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जो हम कपड़े पहनते हैं उसके अंदर जिस चीज से बना हुआ है, जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है, जिसको मैंने बोला फैब्रिक, ये फैब्रिक हमारे कपड़ों का बेसिक पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है। कि कपड़े सिलने के लिए पहले हमें उसका फैब्रिक चाहिए, कि आप कौन से वाले डिजाइन में, कौन से डिजाइन तो बाद की बात है, डिजाइनिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन पहले फैब्रिक चाहिए। कार का एग्जांपल लेते हैं। कार बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मेटल चाहिए। सबसे पहले मेटल चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक से बनाओगे बच्चे यूज करेंगे, लेकिन बड़े वाली जो कार बनती हैं कहीं ना कहीं एक मजबूत मेटल चाहिए। तो ये जो मेटल है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। डिजाइन कोई भी हो, अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग डिजाइन में बना लिया, लेकिन मेटल सेम है, मेटल वही है। किस लिए? मजबूती के लिए। तो मजबूती क्या है? उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो चीज बहुत एसेंशियल है, जिसके चेंज होते ही उसकी पूरा मतलब ही बदल जाए, वो चीज बेसिक स्ट्रक्चर होती है। जैसे मेटल की जगह पर मैं प्लास्टिक कर दूं कार में, तो वो बड़ों के चलाने के लायक नहीं रहेगी, वो खिलौने में काउंट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, उसका मतलब ही चेंज हो गया। ऐसे ही यहां पे फैब्रिक मैंने चेंज किया थोड़ा सा,
कॉटन से सिल्क पे गया तो कंप्लीट उसका हम कह सकते हैं कि मतलब पूरा चेंज ही हो गया, उसका मतलब कपड़े का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। या फिर अगर हम कहें कपड़े की जगह पे हम कहीं रबर ले लें या कुछ और ले लें तो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो वो चीज जो किसी भी चीज के लिए सबसे एसेंशियल है, जिसके चेंज हो जाने से उसका वो स्वरूप नहीं रहता जो उसका बेसिकली हो। डिजाइन में आप चेंज कर लो लेकिन मेटल तो वही लगेगा। यहां पे दर्जी को आप बोल के किसी भी डिजाइन में कपड़ा सिलवा लो, लेकिन जो कपड़ा आपने उसको सिलने के लिए दिया है वही अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो कैसे अच्छा सिल देगा? आप पहनोगे 2 दिन में फट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमारा जो फैब्रिक है, जो मेटल है, ये उसका बेसिक पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, जिसको चेंज करने से वो गड़बड़ में आ सकता है। ऐसे ही जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, संविधान की बात करूं, तो संविधान में भी ऐसे ही कुछ फैब्रिक हैं, ऐसे ही कुछ हम कहें मेटल की तरह कुछ काम करने वाले कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। उन्हें हम कहते हैं आइडियल्स। क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं हमारे आइडियल्स, हमारे आदर्श। कौन से आदर्श? जो संविधान को लिखने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन आदर्शों पे वो चले थे, जो आदर्श उन्होंने सोचे थे, जो उन्होंने भारत का भविष्य सोचा था, फ्यूचर सोचा था कि भारत का फ्यूचर ऐसा होगा, वो आदर्श हैं, वो आइडियल्स हैं, जिनको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। और वो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है कि उनको चेंज कर दिया तो भारत का स्वरूप ही बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल है, छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डेमोक्रेसी। हम भारत में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, इंडिया को हम बोलते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये डेमोक्रेसी को अगर हम बदल दें, यहां पे अगर डेमोक्रेसी को बदल दें, हम किसी किंग का राज ले आए, तो क्या भारत का स्वरूप जो आज है वैसा ही रहेगा? हम कहेंगे कि हमने तो पूरी पॉलिटी ही बदल दी। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसी ही कुछ चीजें जिनको बदलने से हम कहेंगे कि पूरा का पूरा स्वरूप बदल सकता है, जिनके बदलने से जो उसका मीनिंग है वो मीनिंग ही चेंज हो जाता है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का हमें पढ़ना है कि वो इवोल्यूशन कैसे हुआ। क्या हमारे संविधान में कहीं लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर? तो आपको दिखाई देगा संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं ना कहीं जुडिशियरी के द्वारा आया है। तो वो कैसे आया, उसी को हम समझते हैं आज के लेक्चर से। तो हम शुरुआत कर रहे हैं आज के लेक्चर की, जहां आपने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा जो हमें इससे पहले जानकारी होनी चाहिए, हम उस चीज की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हमें उन चीजों की जरूरत पड़ेगी जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स का। हमें जानकारी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स। क्या है फंडामेंटल राइट्स? क्या हो कि आपको आपके अधिकार ना मिले, तो इसके बारे में जानकारी सबसे पहले जरूरी है। क्या है? तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो राइट जो गारंटी दी जाती है, जिसकी किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, तो गारंटीड बाय, क्या लिखेंगे? गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा सिर्फ गारंटी देने से काम चल जाएगा? बाई चांस अगर कोई तोड़े तो कोई प्रोटेक्शन वाला भी तो होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड बाय जुडिशियरी, या फिर इस मामले हम सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। यहां पे हम इसको सुप्रीम कोर्ट कहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर। गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे बचाएगा, वो कहां लिखा है, तो इसके बारे में हमें फंडामेंटल राइट की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं। कौन से? तो पार्ट 3 में लिखे गए हैं। इतनी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे गए हैं। ठीक है,
अब पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो अगर मैं कहूं पार्ट 3 किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पार्ट 3 है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, हमने फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। क्लियर है, इतनी जानकारी ठीक है। अब कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो टोटल अगर हम देखें, जब हम आजाद हुए थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए थे। भारत के नागरिकों को टोटल 7 फंडामेंटल राइट मिले थे। और उन 7 में से आज के टाइम अगर हम देखें, तो आज हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। यानी कि जो एक फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, और ये राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, 7 में से एक डिलीट हुआ। कौन सा डिलीट हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। क्लियर है। अब इसमें से एक चीज आपको जो हमें इस लेक्चर में जरूरत पड़ेगी, क्या वो पड़ेगी आर्टिकल 32 की। किस चीज की, आर्टिकल 32 की। ये क्या है, जब मैंने आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बताया कि फंडामेंटल राइट क्या है, तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई कि फंडामेंटल राइट वो हैं, वो राइट्स जो कि प्रोटेक्ट किए जाते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोटेक्शन कर रहा है ना सुप्रीम कोर्ट, ये प्रोटेक्शन भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। अगर मैं बोल रहा हूं आज के टाइम हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं, या फिर जब संविधान लिखा गया था तब 7 फंडामेंटल राइट थे, तो उन 7 में से एक फंडामेंटल राइट ये भी है कि इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन लेने का अधिकार है, यह हमारा अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ये एक अधिकार है, और इसको हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। क्या बोलते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो कि हमारे आर्टिकल 32 में लिखी गई है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी कहां लिखी गई है, आर्टिकल 32 में। क्लियर है। तो जब भी आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं खतरे में हैं, तो आप कहां जा सकते हो, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो कि मेरे ये अधिकार खतरे में है, बचाइए। तब उस टाइम पे आर्टिकल 32 का यूज करके आप कहां गए, आर्टिकल 32 का यूज करके आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आपका अधिकार बचाएगा। क्यों बचाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को एक ड्यूटी दी गई है संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान ने गारंटी दी है हमारे फंडामेंटल राइट्स की। और इसी गारंटी में उसने बोला कि कुछ भी खतरा है तो तुम कहां जाओ, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, सुप्रीम कोर्ट बचाएगा। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आपके फंडामेंटल राइट को कोई नहीं तोड़ सकता। कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 में लिखा है अगर टूटेगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। कह सकता हूं, ठीक है, आर्टिकल 32 समझ में आया। अब हम हमारे आते हैं, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो इशू है, बेसिक स्ट्रक्चर। यहां तक बातें आपको क्लियर हुई होंगी, जो फंडामेंटल राइट के बारे में हमें बेसिक चीजें चाहिए थी। अब हम शुरुआत करते हैं कि हमारा बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का इशू शुरू कहां से हुआ। तो जब शुरुआत करेंगे तो उससे पहले एक छोटी सी चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश के लिए क्या काम करता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में उस देश के बेसिक लॉज लिखे गए, जो बेसिक एकदम कह सकते हैं मूल, जो वहां के अगर हम कहें लॉज या फिर कानून, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। तो यहां पे भी अगर हम इसको कहें, ये क्या है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। फंडामेंटल लॉज हैं किसी भी कंट्री के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। तो इंडिया के भी फंडामेंटल लॉज कहां पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बहुत बेसिक से लॉज हैं, जिन लॉज के द्वारा पूरा देश चलेगा, वो कहां लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा, जो पार्ट 3 में लिखा हुआ है। क्लियर।
अब उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 13। अब जैसे ही मैंने आर्टिकल 13 बोला, आपका दिमाग बिल्कुल काम कर गया होगा और आपने बिल्कुल वहीं सोच लिया होगा कि आर्टिकल 12 से 35 तक ये सारे फंडामेंटल राइट थे, तो 13 भी कहीं ना कहीं उसी पार्ट 3 का ही पार्ट है। तो ये क्या बोलता है, आर्टिकल 13 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 13 क्या बोलता है, मैंने क्या बोला था कि हमें फंडामेंटल राइट की जब मैंने बोली थी कि कौन गारंटी देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे गारंटी देता है, आर्टिकल 13 के द्वारा गारंटी देता है। मैंने अभी दो चीजें आपको बताई, यहां पे मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की कि यहां पे आपको गारंटी दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और प्रोटेक्शन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो प्रोटेक्शन के लिए तो आर्टिकल 32 है और गारंटी के लिए हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे कि यहां पे गारंटी दी जा रही है आर्टिकल 13 के द्वारा। कैसे दी जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिख दिया कि एनीथिंग, कोई भी चीज दैट वायोलेट्स, contravenes पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। क्या लिखा आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में क्लियरली लिख दिया कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऑर्डर, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी लॉ अगर पार्ट 3 के खिलाफ जाएगा, पार्ट 3 को किसी भी तरीके से हार्म करने की कोशिश करेगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड, कि वो लॉ नहीं माना जाएगा। क्लियर है, चीजें क्लियर हुई। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट। तो कोई भी लॉ, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी ऑर्डर अगर हमारे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाएगा, फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर कौन करेगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कौन करेगा, हमारी जुडिशियरी करेगी। हमारे जो कोर्ट का सिस्टम है वो इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल हमारी जुडिशियरी को एक पावर देता है, उस पावर को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं उस पावर को, उस पावर को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 13 हमारी जुडिशियरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। जुडिशियल रिव्यू क्या है, कोई भी लॉ जब बनाया जाता है ना, बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे फंक्शंस के लिए अलग अलग हम कह सकते हैं कि अलग अलग संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और एक जुडिशियरी। ये 3 इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, कोई भी लॉ जो बना है उसे इंप्लीमेंट करना है। अगर हम वहीं बात करें लेजिस्लेचर का क्या काम है, उस लॉ को बनाना। लॉ को बनाना काम हुआ लेजिस्लेचर का, उसको इंप्लीमेंट करना हुआ एग्जीक्यूटिव। लेकिन उस लॉ को यह चेक करना कि जो आपने लॉ बनाया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ठीक है कि नहीं। यानी आपने कुछ ऐसा तो नहीं बना दिया जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जा रहा हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, फंडामेंटल लॉ, इसको नहीं तोड़ना। तो इस चीज को चेक करना कि कोई लॉ बना है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, ये किसका काम हो जाएगा, ये जुडिशरी का काम हो जाएगा। जो हमने आर्टिकल 13 में कहीं ना कहीं इसको पावर दे दी कि कोई भी चीज जो पार्ट 3 को वायलेट करे, या फिर इसको मैं थोड़े बड़े शब्दों में बताऊं, कोई भी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाए, उस पे जुडिशरी क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उस लॉ को रिव्यू करेगी। तो लॉ को जब रिव्यू करती है तो उसको बोलते हैं हम जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है। तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर हमें कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 से आती हुई दिखाई देगी। तो आर्टिकल 13 समझ में आया क्या कहता है। अब हम इसी के अपोजिट, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बिल्कुल अपोजिट आर्टिकल लिख दिए। एक साइड हमने आर्टिकल 13 लिख दिया, एक साइड आर्टिकल 368 लिख दिया। बहुत अपोजिट आर्टिकल। 13 कुछ और बोल रहा है, 368 कुछ और बोल रहा है। 13 क्या बोल रहा है, कोई भी चीज जो पार्ट 3 को वायलेट करेगी, पार्ट 3 का उल्लंघन करने की कोशिश करेगी, पार्ट 3 को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगी, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वहीं इसके अपोजिट आर्टिकल 368 क्या बोलता है, आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है।
पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। आर्टिकल 13 ने बोला कि मुझे मत छेड़ना, आप मुझे टच नहीं कर सकते। 368 बोल रहा है कि नहीं, मेरे पास बहुत पावर है, मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूं, तो तुम्हें भी छेड़ सकता हूं, पार्ट 3 को भी छेड़ सकता हूं। लड़ाई क्या है? तो लड़ाई आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में लड़ाई दिखाई देगी। यह बोल रहा है कि मेरे होते हुए आप पार्ट 3 को टच नहीं कर सकते, और यह बोलता है कि यह पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो तुम क्या चीज हो? तुम तो एक छोटा सा पार्ट हो, पार्ट 3 हो बस। तो दोनों में कहीं ना कहीं लड़ाई है, और इसी लड़ाई को ही हमें समझना है, कैसे इस लड़ाई से हम बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंचे। अब जब मैं इनको बोल रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 और 368 की लड़ाई है, तो आपको इतना समझ जाना चाहिए कि आर्टिकल 13 से किसको पावर मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट को। अभी समझ में आया था थोड़ी देर पहले, आर्टिकल 13 से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल रही है और आर्टिकल 368 से पार्लियामेंट को पावर मिल रही है। तो लड़ाई 13 और 368 से शुरू होके कहीं ना कहीं लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की हो गई कि दोनों में से कौन पावरफुल है। पहली लड़ाई आर्टिकल 13 और 368 में से कौन सा पावरफुल है। वही लड़ाई कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि इन दोनों में से आर्टिकल 13 से पावर मिली सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 368 से पावर मिली पार्लियामेंट को कि कुछ भी अमेंड करो। तो लड़ाई कहां पहुंची? सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में, कि दोनों में से पावरफुल कौन है। और यही पावरफुल होने की लड़ाई बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी? शुरू कर लेते हैं, हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हुआ क्या, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया और उसके बाद लागू कर दिया। कब मनाते हैं रिपब्लिक डे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, 26 जनवरी। और कब से शुरुआत हुआ? तो हम देखेंगे कि 1950 से हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया, उसके बाद हमारे सामने दो सिचुएशन थी। हमने फंडामेंटल राइट डाले, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। उस फंडामेंटल राइट में हमने एक राइट डाला, राइट टू प्रॉपर्टी। क्या डाला? राइट टू प्रॉपर्टी। आज नहीं है ये राइट, लेकिन उस टाइम था, ठीक है। ये हमने कब डिलीट किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नाइनटीन 78 से हमने डिलीट किया है। इतना आपको पता है इसके बारे में। एक राइट था हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी। क्लियर है? ये चीज समझ में आई। अब राइट टू प्रॉपर्टी होने का क्या मतलब हो जाता है कि आपके पास आपकी संपत्ति का अधिकार है। आपकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपसे छीनने की कोशिश करे, तो आप कहां जा सकते हो? आर्टिकल 32 में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आपका कोई भी राइट हार्म होता हुआ दिखाई दे तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसे बचाने के लिए। ये क्लियर है? तो राइट टू प्रॉपर्टी आपको दे दिया, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपके पार्ट 3 में लिख दिया। अब पार्ट 3 में इसको दो चीजें बचा रही हैं। एक साइड तो आपका आर्टिकल 13 बचा रहा है और एक साइड आपका आर्टिकल 32 बचा रहा है कि आप वहां जा सकते हो, और 13 बोल रहा है कि कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। ये तो बोल रहा है अगर इसको नुकसान पहुंचाया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और 13 बोल रही है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है इसको चेंज करने की। अगर किया तो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? लेकिन वहीं पे दूसरी साइड एक और सिचुएशन को समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया, इसके ऊपर तो हमने बहुत चर्चा की आज फंडामेंटल राइट के ऊपर, लेकिन दूसरा हिस्सा, दूसरा साइड भी देखना जरूरी है। दूसरे हिस्से में क्या हुआ, जब हम आजाद हुए तो जो हमारा भारत था, जो इंडिया था, उस टाइम पे बहुत ही गरीब हालत में था। हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी, खाने को अगर हम देखें ज्यादा अन्न नहीं उगता था। तो कहीं ना कहीं सरकार को जमीन चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री है नहीं, इंडस्ट्री नहीं लगानी है तो कहीं ना कहीं हमें जमीन चाहिए। वो जमीन आए कहां से? राइट टू प्रॉपर्टी हमने लोगों को दे दी। इनको जमीन चाहिए तो ले कहां से? अब दिक्कत आ गई, यहां पे इनको रिक्वायरमेंट है लैंड की। सरकार को चाहिए लैंड, जमीन, लेकिन जमीन आप लोगों से तो ले नहीं सकते, उनके पास है राइट टू प्रॉपर्टी।
अगर ली तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कैसे ले ली, ये तो फंडामेंटल राइट है। तो दोनों में कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो रही हैं। तो ये लैंड की रिक्वायरमेंट हुई, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने सोचा अब क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं संविधान को थोड़ा बदलने की कोशिश की। ठीक है, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था आपके आर्टिकल 31 में लिखा हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा लैंड तो चाहिए, अब क्या करें। तो उन्होंने कहीं ना कहीं बोला कि संविधान को बदलते हैं, क्योंकि 368 में लिखा है कि पार्लियामेंट किसी को भी चेंज कर सकती है। तो उन्होंने इस 368 का यूज करके, तो राइट टू अगर हम देखें पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 368 का यूज करके कहीं ना कहीं उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में पहला संविधान संशोधन या कि इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था। तो 1950 में जब हमने लागू किया, 51 में ही हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर लिया था। तो 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया था। अब इन्होंने अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन को, अमेंड करके इन्होंने, अगर हम देखें तो आर्टिकल 13 में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ आपको दिखाई देगी। आर्टिकल 31 में आपको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ दिखाई देगी। 31 क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसमें छेड़छाड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 दिखाई देगा, आर्टिकल 32 दिखाई देगा, क्योंकि लोग तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये बेसिकली अगर हम देखें कहीं ना कहीं लैंड लॉज के बारे में कहीं ना कहीं इनको छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, राइट टू प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। क्लियर। अब जब इतना होगा, फंडामेंटल राइट तोड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं कहां जाएंगे लोग बचने के लिए। हमने 32 का रास्ता अपनाया हुआ है। 32 में आप कहां जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट गए। 1951 में सुप्रीम कोर्ट केस हुआ, उस केस का नाम बोला जाता है शंकरी प्रसाद केस। क्या बोला जाता है, शंकरी प्रसाद केस। ये शंकरी प्रसाद केस में गए और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जब फंडामेंटल राइट की बारी हो और देश की बारी हो, हमेशा देश जीतेगा। तो उन्होंने बोला कि ये देश को जरूरत है लैंड की, तो फंडामेंटल राइट पीछे रह गए। और इन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट किए हैं ये बिल्कुल ठीक किए, देश को जरूरत है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि कहीं ना कहीं जब 13 और 368 की लड़ाई चल रही थी, तो कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाई देगा कि 368 कहीं ना कहीं जीतता हुआ दिखाई देगा कि पार्लियामेंट के पास पावर और पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। तो 13 कहीं ना कहीं हारता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात और हुई थी, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने एक नया शेड्यूल इंसर्ट किया। शेड्यूल क्या इंसर्ट किया, जिसको हम बोलते हैं 9th शेड्यूल। क्या बोलते हैं, 9th शेड्यूल। ये 9th शेड्यूल क्या है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि 9th शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 9th शेड्यूल इंसर्ट किया गया। अब ये क्या है, इसे भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि 9th शेड्यूल है क्या चीज। ठीक है, तो 9th शेड्यूल समझेंगे तो हमें आगे की कहानी समझ में आएगी। ये 9th शेड्यूल क्यों डाला गया, उसके पीछे रीजन था कि जब हमने बोला कि जब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो कहीं ना कहीं जुडिशियरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। तो उससे बचाने के लिए कहीं ना कहीं कि ये चीज सुप्रीम कोर्ट को नजर ना आए, कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि यहां पे जुडिशियरी बैठी हुई है, यहां पे जुडिशियरी बैठी हुई है और यहां आप अमेंडमेंट कर रहे हो, यहां आप अमेंडमेंट कर रहे हो, तो यहां पे हमें एक पर्दा डालना है। यहां पे हमें एक पर्दा डालना है कि इस पर्दे के पार क्या हो रहा है ये जुडिशियरी को ना दिखाई दे। या उन्हीं की भाषा में कहूं कि जो भी चीज मैं इसके इधर लिखूंगा उसके ऊपर जुडिशियरी हाथ ना डाल पाए, ऐसी वर्डिंग में लिख दूं कि मैंने जो भी यहां लिखा है जुडिशियरी उसे चाह के भी अमेंड नहीं कर सकती, या जुडिशियरी चाह के भी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। इस पर्दे के इधर
अब इस पर्दे के इधर क्या था, ये पर्दा क्या था, ये पर्दे का नाम था 9th शेड्यूल। इस पर्दे का ही नाम था 9th शेड्यूल, कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक लिस्ट बना दी। उन्होंने क्या बोला कि हम जो है, शेड्यूल क्या है बेसिकली, अगर हम शेड्यूल को समझें तो शेड्यूल्स हैं क्या, तो शेड्यूल्स क्या है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें, हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अगर हम देखें तो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। उसमें भी हमने बहुत सारी लिस्ट नहीं लिखी, हमने सिर्फ टेक्स्ट लिखा, लिस्ट हमने शेड्यूल्स में लिखी है। कहीं पे भी, जैसे अगर मैं कहूं कि हमारा पार्ट 1 है जहां पे हमने स्टेट्स और यूटी की बात की हुई है, क्या हमने पार्ट 1 में ही लिख दिया स्टेट और यूटी कौन कौन सी, नहीं, उसके लिए हमने अलग से शेड्यूल बनाया। हमने शेड्यूल 1 बनाया और उसमें लिस्ट में लिखा कि ये हमारे स्टेट हैं, ये हमारी यूटीज हैं। तो ये शेड्यूल्स कुछ नहीं है, एक तरह की लिस्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या बोला, 9th शेड्यूल बनाया, तो एक लिस्ट बना दी और उसमें यहां नंबर वारी डालते गए, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, लेकिन ये बोल दिया गया कि जो भी 9th शेड्यूल में जो भी होगा, इस लिस्ट में जो भी डाला जाएगा वो इस पर्दे के इधर रहेगा। यानी कि जुडिशियरी चाह के भी इस लिस्ट को नहीं पढ़ सकती, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती। तो 9th शेड्यूल क्या बनाया इन्होंने, पार्लियामेंट ने अपना एक हथियार बना लिया कि आप चाह के भी, हम चाहे कुछ भी अमेंड करें, हमने 9th शेड्यूल में डाल दिया तो आप उसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। और इन्होंने बड़ी चालाकी से क्या किया, इन्होंने हमारे का अगर हम कहें यहाँ अमेंडमेंट किया और 9th शेड्यूल में इनको डाल दिया ताकि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की नजर ना जाए। अब इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, यानी कि 13 को हमने क्या किया, हरा दिया, 9th शेड्यूल बना दिया, उसमें उन लॉज को डाल दिया ताकि उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। तो 9th शेड्यूल समझ में आया क्या है, आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये पहला केस हुआ शंकरी प्रसाद केस, जहां पे 13 हार गया, 368 जीत गया। यहां पे साफ साफ बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, यानी 13 हार गया। अब उसके बाद कुछ दिन के बाद अगर हम देखें तो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1964, और इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स को थोड़ा बहुत और चेंज करने की कोशिश की गई। आर्टिकल 31 को फिर से चेंज किया गया, यहाँ पे एस्टेट से रिलेटेड जो चीजें थी वो यहाँ पे चेंज की गई। क्या एग्जैक्टली थी वो बहुत ज्यादा डिटेल में हमारे जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चेंज हुआ, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिर से कुछ चेंज हुआ। तो अब क्या होगा, फिर से जब भी राइट टू प्रॉपर्टी पे हमला होगा तो कहां जाएंगे लोग, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 32 हमें पावर देता है। आर्टिकल 32 से पावर मिली हुई, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट गए और उस केस को बोला जाता है सज्जन सिंह केस। क्या बोला जाता है, सज्जन सिंह केस। और ये सज्जन सिंह केस गए, बात वही हुई जो हमारी शंकरी प्रसाद केस में हुई थी। यहां पे भी कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को वैलिड ठहरा दिया और यहां पे भी सेम ही चीज बोल दी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। ये तो थी दो केस। अब इसके बाद जब सज्जन सिंह केस का रिजल्ट आया, जब इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, तो इसी के खिलाफ अपील की गई। इसी के खिलाफ अपील होती है नेक्स्ट केस में, और उस केस को अगर हम देखें तो बोला जाता है हमारा गोलकनाथ केस। जो हमारा सज्जन सिंह केस हुआ उसकी अपील हुई और उसको बोला जाता है गोलकनाथ केस। और इस गोलकनाथ केस को अगर हम देखें तो 1967 में यह केस हुआ। और यहां पे ब्रैकेट में आपको एक चीज दिखाई देगी जिसको मैंने लिखा है 11 जज बेंच। इसका क्या मतलब है, तो इसके बारे में जानने से पहले जज बेंच क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। थोड़ी सी ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें, इंटरप्रेट करने की पावर किसके पास दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा है उसमें उसको समझाने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे हमने इसको पावर दे दी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके खिलाफ कोई काम हो रहा है,
वो अपने हिसाब से उसको सही ठहरा रहे हैं, लेकिन एक तरफ दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो इसको कौन बताएगा कि ये खिलाफ है कि नहीं है? तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने से रिलेटेड केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जिसे बोला जाता है, ये जो भी केसेस होते हैं, इनके लिए कुछ जज बैठते हैं, अकेला जज नहीं डिसीजन देता, इसके लिए नंबर ऑफ जजेस बैठते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल केस कितना है? 5। कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो कम से कम उस केस में 5 जज बैठेंगे। कितने जज बैठेंगे? कम से कम 5 जज बैठेंगे उसमें। समझ में आया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसे हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम जजेस कितने होते हैं? 5 होते हैं, ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं है, जब नेक्स्ट अपील होगी तो नेक्स्ट कितने हो जाएंगे? 7। इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेक्स्ट कितने हो जाएंगे? 9। उससे आगे 11, उसके आगे 13, 15, ऐसे। अब आपने यहां एक छोटी सी चीज नोटिस की होगी कि मैंने यहां पे 6 क्यों नहीं लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा, 10 क्यों नहीं लिखा, 12 क्यों नहीं लिखा? ये ऑड नंबर में ही क्यों लिखे हमने? ऑड नंबर में जानबूझ के लिखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब ये 5 जज बैठे हैं तो पांचों जज आपस में सुलह करके डिसीजन देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 5 जज बैठे हैं, इन पांचों जजेस का अलग अलग डिसीजन आता है, अलग अलग जजमेंट आती है। जैसे किसी एक सिंगल केस में हुआ, वहां सिंगल जज हुआ तो वो अपनी पूरी जजमेंट जो लिखता है, ऐसे ही जब ये 5 जज बैठे हैं ना, तो ये सुलह करके नहीं कर रहे, इन पांचों का अपना अलग अलग डिफरेंट जजमेंट आएगा। अब डिफरेंट जजमेंट आएगा तो कुछ एक ने हां भी बोला होगा और कुछ ने ना भी बोला होगा, कुछ ने यस भी बोला होगा, कुछ ने नो भी बोला होगा। तो कैसे डिसीजन हो कि उसमें एक जीता हुआ माना जाए और एक हारा हुआ माना जाए? तो जब अगर ज्यादा ने हां बोला है तो जीता हुआ मान लिया, ज्यादा ने ना बोला है तो हारा हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम देखें 5, अगर मान लो 6 होते, 3 ने हां बोल दिया, 3 ने ना बोल दिया, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं टाई हो जाएगा। लेकिन हम टाई का तो यहां पे नहीं रख सकते ना कि दोबारा से केस करो फिर से देखेंगे, नहीं। तो इसीलिए यहां पे ऑड नंबर में रखा जाता है कि या तो हां ही हो जाए या ना ही हो जाए, ताकि केस का क्लियर डिसीजन आए। तो यहां पे तो 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे चलता रहता है। मिनिमम 5 है, बढ़ते रहेंगे अपील में। अब जो गोलकनाथ केस हुआ, गोलकनाथ केस में जो जज बैठे थे 11 थे, तो इसको 11 जज बेंच बोला जाता है। 11 जज इसका डिसीजन देने के लिए बैठे थे, जो सज्जन सिंह केस के खिलाफ अपील हुई थी। तो यहां पे अगर हम देखें, अभी तक क्या बोलते आ रहे थे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। अभी तक हमने देखा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट। फर्स्ट टाइम गोलकनाथ केस में यह बोला गया कि आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस केस में यह बोला गया कि आर्टिकल 368 यानी कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जिसमें बहुत बार ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें यह बोला गया कि आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। तो वहां पे 3-4 केसेस के नाम दे देंगे, तो उसमें से आंसर क्या होगा? गोलकनाथ केस होगा। क्लियर है? अभी तक तो ये बोलते आ रहे थे कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये बोला गया कि पार्लियामेंट नहीं अमेंड कर सकते फंडामेंटल राइट को। अभी तक जहां हमें 368 की जीत दिखाई दे रही थी, अब हमें क्या लगा? अब हमें यहां पे पता लग गया कि नहीं, 13 जीत गया। आर्टिकल 13 जीतता हुआ दिखाई देगा 368 से। और यहीं पे एक और चीज बोली गई। क्या बोली गई? क्यों नहीं चेंज कर सकते फंडामेंटल राइट को? उसका रीजन भी इन्होंने दिया। इन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट आर बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, यहां पे वर्ड जो यूज किया गया था वो किया गया था बेसिक पार्ट, और हम पढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहां पे गोलकनाथ केस में बेसिक पार्ट तक हम पहुंच गए
कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पार्ट है, इनको नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम थोड़े दिन के बाद देखें, यहां पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही है, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको ले लिया कि ये तो यहां पे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की हार है, कि कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट की हार है, सुप्रीम कोर्ट से कैसे हार सकती है पार्लियामेंट। तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पार्लियामेंट को तो जिताना पड़ेगा। कैसे जिताएंगे, बोले हमारे पास अभी भी एक हथियार है। क्या हथियार है, आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने फिर से इसका यूज किया। उन्होंने बोला कि जब लोग हमें चुन के भेज रहे हैं, लोगों का हम पे विश्वास है, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता हमें कुछ भी अमेंड करने से। लोगों का विश्वास जब तक हमारे ऊपर है तब तक हम कुछ भी करें, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। तो इसी विश्वास का अगर हम देखें, उन्होंने यूज किया, और इसी विश्वास को उन्होंने यूज करके क्या किया, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया। उस अमेंडमेंट को अगर हम देखें, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1971 में किए गए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेंज ही कर दिया। किसको, आर्टिकल 13 को ही चेंज कर दिया। बोले अच्छा, आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल बन रहा है, कोई बात नहीं, इसे चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, इन्होंने बोला कि नथिंग इन आर्टिकल 13 कैन अफेक्ट आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 13 में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है जो कि 368 को अफेक्ट कर सके। सीधा सीधा पार्लियामेंट ने कोशिश की कि हम फिर से 368 को जिता देते हैं, 368 को पावरफुल बना देते हैं 13 से। सुप्रीम कोर्ट कुछ और बोल रहा है, पार्लियामेंट ने कुछ और कर दिया। तो जब ऐसा होगा तो फिर कोई केस होगा, और हुआ, और उसी केस को बोलते हैं केशवानंदा भारती केस। यही केस है केशवानंदा भारती केस, जिसके बारे में बोला जाता है अगर यह केस ना हुआ होता तो आज भारत का स्वरूप ही कुछ और होता, पता नहीं क्या क्या हो जाता। जब इसका रिजल्ट आया था तो नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया था, द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी, वो केस जिसने डेमोक्रेसी को बचा लिया। क्या किया इसने ऐसा, इसने हमें एक वर्ड दिया जिसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर। क्या नाम था, बेसिक स्ट्रक्चर। और यही था वो केस, केशवानंदा भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का हमने कहीं ना कहीं बर्थ देखा, जन्म देखा। कब हुआ, 1973। डेट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस का जजमेंट आया। केशवानंदा भारती केस में कितने जज थे, 13 जज बेंच। और इस केस की इंपॉर्टेंस इतनी है कि उस टाइम पे पूरे भारत में ऐसा कोई बड़ा लॉयर नहीं था जो इसमें ना आके जिसने अपनी तरफ से आर्गुमेंट ना किया हो, आर्गुमेंट ना दिए हो। हर बड़ा लॉयर जो उस टाइम पे देश में मौजूद था, उसने कहीं ना कहीं केशवानंदा भारती केस में आके आर्गुमेंट जरूर दिया होगा, इतना इंपॉर्टेंट था ये केस। और अगर इसके जजेस की नंबर देखें तो 13 जज बेंच, इतनी बड़ी बेंच इससे पहले कभी नहीं बनी थी और आज तक नहीं बनी। इससे पहले भी नहीं बनी और उसके बाद भी नहीं बनी है अभी तक। अब आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा, जिसके बाद न्यूज़पेपर्स ने बड़े बड़े शब्दों में लिखा, द केस दैट सेव्ड डेमोक्रेसी। तो ये इतना बड़ा केस था। क्यों, क्योंकि इसने हमारे लिए एक शब्द देके गए, क्या दिया, बेसिक स्ट्रक्चर। अब इस केस में जब हम कोर्ट्स में अगर हम पढ़ते हैं कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं जजेस के, हालांकि इस वीडियो में उसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, लेकिन इस केस ने उस चीज को भी बहुत इफेक्ट किया। क्यों इफेक्ट किया, इससे पहले तक क्या हो रहा था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे।
1973 से पहले क्या होता था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट जज का, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। लेकिन यहां पे जो 13 जज बेंच थी, जो इसका डिसीजन आया था, उस डिसीजन में अगर आप डिसीजन को देखने की कोशिश करो, वो डिसीजन आया था किस रेशो में? 7:6 में। किस रेशो में? 7:6 में इसका डिसीजन आया। और उस 7:6 में जो 7 में थे, उसमें अगर हम देखें, जब सीनियरिटी अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, तो शुरू के जो 3 जजेस थे, वो 3 जजेस इन 7 में थे। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, वो बड़ी नाराज हुई कि ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो हमारे मतलब पार्लियामेंट के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की पावर कम हुई बेसिक स्ट्रक्चर आने से। कैसे हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसको देख लेते हैं कि जो शुरू के 3 जजेस थे, वो उन 7 जजेस में थे जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट किया। और हुआ क्या फिर? उसी के बाद जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, इन तीनों में से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। जो चौथे नंबर का सीनियर पर्सन था, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं यहां से एक और लड़ाई शुरू हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे हो। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए यहां से एक और नई कहानी शुरू होती है। जब हम जजेस अपॉइंटमेंट को लेके आएंगे तब उस केस को समझेंगे। तो यहां तक इसको छोड़ते हैं। अब हुआ क्या? तीनों ने ईगो पे ले ली बात और तीनों ने रिजाइन भी कर दिया था, जो 3 सीनियर मोस्ट थे। यहां तक भी बात हुई थी। अब इस चीज को हम यहां छोड़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे केशवानंदा भारती केस के बेसिक स्ट्रक्चर पे। केशवानंदा भारती केस है, बेसिक स्ट्रक्चर आया। यहां पे क्या डिसीजन आया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने 368 को पूरी छूट दे दी। केशवानंदा भारती केस में 368 को पूरी छूट दे दी कि 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोलेंगे यही तो शुरू में बोला, तो इसमें नया क्या हुआ? इसमें नया ये हुआ कि उन्होंने बोला कि कुछ भी चेंज करो, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचा, जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, वो आधार, अगर आप उसी को ही चेंज कर दोगे तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ये वो आधार है जिसको चेंज कर दिया तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के आइडियल्स हैं, जो फैब्रिक है। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। अगर इसमें अगर वाकया भी सुने तो वाकया भी हम कह सकते हैं, जैसे किस तरह का इसमें आर्गुमेंट हुआ, थोड़ा सा उसको जानने की कोशिश कर। बहुत इंटरेस्टिंग, आप इसके बारे में कभी पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकील जो उस टाइम पे थे, जो सबसे बड़े वकील होते थे, सब ने इसमें आर्गुमेंट किया है। इतना बड़ा केस था। वाकया आया इस तरह से कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने बोला कि 368 में पावर दी हुई है तो किस लिए दी है? चेंज नहीं कर सकते तो किस लिए दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्लियरली बोला कि 368 में पावर है आपके पास, आप कुछ भी चेंज करो, लेकिन कुछ चीजें मत चेंज करो। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं कर सकते? तो बोले अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट बोलता है आज डेमोक्रेसी है, तुमने इसे चेंज कर दिया, हम तो बैठे रह जाएंगे। तुम तो बोलोगे कि यही हमारा जो है बेसिकली क्वीन बनेगी इंदिरा गांधी, और यही बनी रहेंगी। तो उनकी तरफ से वकील ने बोला कि ऐसा करेंगे क्यों, हम क्यों बनाएंगे उसे क्वीन? डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बने रहने देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें डिसीजन था कि ठीक है, मान लिया आपकी जो इच्छा है, आपके अगर हम देखें आपके विचार हैं वो बहुत नेक हैं, आपके विचार बहुत नेक हैं, आप चाहो तो कुछ नहीं करोगे, आप नुकसान करने के बजाय फायदा ज्यादा करोगे, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन क्या आप आने वाले समय की गारंटी ले सकते हो कि जो आने वाला समय होगा, आने वाले लोग होंगे, वो इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे? तो वो वकील चुप है। तो बोले इसी से बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा जिससे हमारा देश बचा रहे, देश का लोकतंत्र बचा रहे, देश का बेसिक स्ट्रक्चर बचा रहे, देश का वो ढांचा बचा रहे जिसकी वजह से वो बिल्डिंग ना गिरे। और इसीलिए वो लेके आ गए बेसिक स्ट्रक्चर कि हब से आप कुछ भी चेंज करो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए।
और यही वो ढांचा है जिसके गिरने से पूरी बिल्डिंग गिर सकती है, तो ये चेंज नहीं कर सकता। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आज भी इंक्लूड होती जाती हैं। जैसे ही कोई नया केस होता है तो इसमें कोई नई चीज आ जाती है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये आज भी इवॉल्व हो रहा है। क्लियर है? तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया कि पार्लियामेंट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अगर हम देखें एग्जाम्स में उलझ जाते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसा कौन सा केस था जिसमें यह बोला गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। अब उसमें एक ऑप्शन केशवानंदा भारती केस भी होता है, और लोग फटाक से ये कह के कि बेसिक स्ट्रक्चर यहां चेंज करने के लिए मना किया हुआ है और फंडामेंटल राइट तो चेंज कर ही नहीं सकते, तो फटाक से केशवानंदा भारती केस को टिक मार के आ जाते हैं कि केशवानंदा भारती केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वो गलत है। उससे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ऐसी शब्द जो है गोलकनाथ केस में बोली, केशवानंदा भारती में तो ये भी बोला कि आप चाहो तो फंडामेंटल राइट भी चेंज कर सकते हो। केशवानंदा भारती केस में क्या बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट भी चेंज कर सकती है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। आप लैंग्वेज चेंज कर दो, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो यहां पे कभी भी गड़बड़ मत करके आना कि ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि फंडामेंटल राइट चेंज नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट चेंज करने की पूरी छूट है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकती। फंडामेंटल राइट का वो पार्ट नहीं चेंज कर सकती जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। समझ में आई चीजें? आपको समझ में आ रही होंगी। अब बेसिक स्ट्रक्चर को समझा, यहां पे कुछ एक चीजें मैं यही बता देता हूं। जैसे डेमोक्रेसी का मैंने अभी एग्जांपल लिया, तो इन्होंने बोला डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ आर्टिकल 50, यहां लिख देता हूं, आर्टिकल 50 इसको भी बोला है बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। जब हम जुडिशियल अपॉइंटमेंट करेंगे तब इसका बड़ा यूज है, वहां हम इसका यूज देखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके अलावा आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, तो उसने बोला कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी केस में क्या बोला कि जुडिशियल रिव्यू भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इसे चेंज नहीं कर सकते। नहीं तो अगर आपने जुडिशियल रिव्यू ही चेंज कर दिया तो कौन आएगा यहां तक? कैसे पता लगेगा कि लॉ सही बना है कि नहीं, जब हम चेक ही नहीं कर पाएंगे? तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियर है? ये सारी चीजें हुई। अब इसमें जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में देखे, दो स्टेट पीएससी में हमने देखे, इनका सीक्वेंस पूछ लिया कि पहले कौन सा केस हुआ, बाद में कौन सा केस हुआ, बीच में कौन सा अमेंडमेंट हुआ। तो इसका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो ये हमें सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस 1961, उसके बाद सज्जन सिंह केस 1965, 64 हमने पढ़ा था 1964। और यही दोनों केसेस में क्या बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, बोला था, बिल्कुल आपको याद है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1967 में गोलकनाथ केस हुआ, जहां पे बेसिक पार्ट वर्ड यूज किया गया था और बोला गया था कि आर्टिकल 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, गोलकनाथ केस में बोला। उसके बाद क्या किया, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट लेके आई, जो बेसिकली अगर हम देखें 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट, ये 3 अमेंडमेंट लेके आई। और उसी के बाद हमारा क्या होगा, केशवानंदा भारती केस, यानी कि 1973 में हमारा केशवानंदा भारती केस होता है, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर हमारा आ जाता है। और बेसिक स्ट्रक्चर आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में लाके खड़ा कर दिया। और इसके बाद जितने भी जुडिशियल केसेस होते रहे, वहां पे हर बार कोई ना कोई बेसिक स्ट्रक्चर इसके अंतर्गत आता हुआ दिखाई देगा। कोई ना कोई नया वर्ड इसमें डाल देंगे कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अलग अलग अगर हम आज भी देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर एक डिफाइंड नहीं है, ये आज भी इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। क्लियर है इतनी चीजें? अब यहां पे आपको एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये इसको कहां से आया है? ये जुडिशियरी ने इसको, इस कॉन्सेप्ट को हमें दिया है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया? जुडिशियरी से हमें मिला है कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ये चीज हो गई। अब हमने यहाँ केशवानंदा भारती केस तक तो पढ़ लिया, लेकिन इसके आगे भी कुछ केस हुए जो हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हम आगे देखें कि इंटरनल इमरजेंसी आती है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, और ये इमरजेंसी तो बहुत फेमस है, इसके बारे में शायद सभी को पता होगा। अब उसके बाद क्या हुआ? इसी दौरान अगर हम देखें तो एक अमेंडमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976। अगर कोई कहे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा अमेंडमेंट हुआ है जिसके अंदर लगभग संविधान को बदला गया, 42nd से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं हम। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए थे। कैसे हो पाए इतने सारे? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जो भी इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो रहा था सब जेल में। अब सब जेल में है, अपोजिशन के लिए कोई है ही नहीं, तो धड़ाधड़ अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट इस अमेंडमेंट एक्ट में कर दिए इन्होंने। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बहुत अमेंडमेंट किए गए। क्लियर है? और इसी के दौरान एक अमेंडमेंट और किया गया, जब इंदिरा गांधी को लगा केशवानंदा भारती केस में पार्लियामेंट की कहीं ना कहीं हार दिखाई दी, तो इन्होंने क्या बोला? अब फिर से हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके 368 को जितवाएंगे, 13 को हरवाएंगे। तो क्या किया इन्होंने? अब की बार पहले 13 को चेंज किया था, अब आर्टिकल 368 को चेंज कर दिया, और इसमें क्या लिख दिया कि नो अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, कि कोई भी अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किया जाता है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 368 को ही अमेंड कर दिया और ये लाइन ऐड कर दी कि हम कोई भी अमेंडमेंट करें, पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट करे, उसको किसी भी कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि कहीं ना कहीं आपसे जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन ली, आपसे आर्टिकल 13 की पावर छीन ली। और अगर आपको याद हो कि थोड़ी देर पहले ही केशवानंदा भारती केस में इस जुडिशियल रिव्यू को तो बेसिक स्ट्रक्चर बताया था और बोला था आप चाह के भी इसे अमेंड नहीं कर सकते, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे नहीं छीन सकते। तो इसीलिए केस होता है, और अगले केस का नाम होता है मिनर्वा मिल्स केस 1980। और इसमें क्या बोला? ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इन्होंने बोला कि पिछले ही केस में हमने बताया था कि जुडिशियल रिव्यू आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपने कर दिया, इसलिए हम इसको नल एंड वॉइड कर रहे हैं, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया। बाकी ठीक है, लेकिन इसको नल एंड वॉइड कर दिया। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आई? आपको समझ में आई होंगी। अब इसी के दौरान एक वर्ड आया जिसको बोला एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, कि अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए हर एक चीज बेसिक जुडिशियल रिव्यू के अंडर रहेगी। और इसीलिए इस केस को बोला जाता है, इस केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को और ज़्यादा इवॉल्व कर दिया, और ज़्यादा केसेस भी और ज़्यादा वर्ड्स भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल दिए। उसके बाद आपने इतनी कहानी सुनी, जैसे आप भूल गए एक चीज़ को, ऐसे ही लोग भी भूले बैठे थे कि एक हथियार अभी भी पार्लियामेंट ने अपने पास छुपा रखा है। हमने आर्टिकल 368 को फेल किया अभी, लेकिन आर्टिकल 368 की वजह से उन्होंने पहले एक हथियार बनाया था, उस हथियार को सब भूले बैठे। कौन सा हथियार? बिल्कुल आपको याद आया होगा, 9th शेड्यूल, जिसके बारे में मैंने कहा था कि कुछ भी चीज आपको जुडिशियरी से बचानी है, जुडिशियल रिव्यू से बचानी है, आप 9th शेड्यूल में डाल दो, कोर्ट उसको देख ही नहीं सकता, जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाएगी वो चीज। अब एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के अंडर है, और एक तरफ 9th शेड्यूल जो बोलता है कि इसके अंदर जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं है। अब इन दो चीजों में लड़ाई है, तो क्या होगा? इसके ऊपर भी किसी की आंख खुलेगी तो केस होगा, और तो उस केस का नाम होता है IR कोयलो केस, IR कोयलो केस। और इस केस में नजर डाली जाती है 9th शेड्यूल पे, और इसमें बोला जाता है कि कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल में है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, उसको भी रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि 9th की पावर उनसे छीन ली।
9 शेड्यूल की जो पावर थी उसकी पावर खत्म कर दी, वो भी नॉर्मल शेड्यूल बन के रह गया। अब जो भी लॉ 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे, लेकिन एक शर्त रख दी। क्या शर्त रख दी? इन्होंने एक लाइन खींच दी। क्या लाइन खींच दी? इन्होंने लाइन खींची इस डेट की कि 24 अप्रैल 1973, इससे पहले जो आपने जो भी लॉज आपने 9 शेड्यूल में डाले होंगे उसको हम चेक नहीं करेंगे। उसको कोर्ट ने बोला कि उसके ऊपर हम नजर नहीं डालेंगे। लेकिन इस डेट के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर आप कुछ भी जुडिशियल रिव्यू कुछ भी 9 शेड्यूल के अंदर डालने की कोशिश करोगे या कुछ भी डाला होगा वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएगा, उसको कोर्ट चेक कर सकता है, कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। अब आप बोलेगे डेट का क्या मतलब है, ये डेट क्यों आई? तो आपको पता होना चाहिए इस डेट को क्या हुआ था, केशवानंदा भारती केस का रिजल्ट आया था और जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया था। तो यहां से पहले वो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, तो यहां से पहले आप करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां सबको पता है कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप गलती कर रहे हो अगर 9 शेड्यूल में डाल रहे हो तो इसीलिए वो सारी चीजें जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगी। तो ये हमारा था बेसिक स्ट्रक्चर और ऐसे ऐसे बढ़ा। अब कुछ चीजें जान लेते हैं जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आपको कहीं मिल भी जाएंगी। ये तो मैंने छोटी सी लिस्ट लिखी है, बहुत बड़ी लिस्ट हो गई है आज के टाइम पे। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं चेंज कर सकते। रूल ऑफ लॉ बना रहेगा, नहीं चेंज कर सकते क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आ गया है। ठीक है, कितना ही अमेंड कर लो ये चेंज नहीं हो सकता। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 पता होना चाहिए, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं कर सकते। जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे प्रीएम्बल में लिखे गए हैं, कौन कौन से, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारे हमारे क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल बेसिक स्ट्रक्चर, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन बेसिक स्ट्रक्चर, नहीं चेंज कर सकते। पार्लियामेंट चाह के भी चेंज नहीं कर सकती। ऐसे ही ये भी बहुत सारी चीजें जिसके अंतर्गत आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जहां पे किसी का भी फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो इसको भी अमेंड नहीं कर सकती। यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, जब भी हमारा फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। तो आपने देखा कि कैसे हमने इसको इवॉल्व किया, और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमें अपने देश को समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता होगा। तो इसी आशा के साथ कि हमारी जो सीरीज चल रही है प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स, ये आपको बहुत पसंद आ रही होगी। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगता है कि जो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही है या कुछ भी हो रहा है, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। उसके ऊपर भी हम आपके लिए वीडियोस ऐसे ही लाएंगे और आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। हमारी एक और सीरीज चल रही है इसी के साथ साथ, जिसको हम प्रीलिम्स अफेयर्स बोल रहे हैं, जहां पे हम करंट अफेयर की चीजों को स्टैटिक से जोड़ के एक कंप्लीट ओवरव्यू दे रहे हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स स्ट्रेटेजी बेसिकली, अगर उसे हम कहें कि डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीजें याद रहें, तो आप उसे भी देखना ना भूलें, वो भी हमारी देखते रहें। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और हमारी इस सीरीज से इसी आशा के साथ कि आपको फ़ायदा पहुंच रहा होगा, तो हमारे साथ बने रहिए। और जहां जहां आपको लगता है कि इस पे वीडियो बननी चाहिए, वो आप कमेंट्स में डालिए और हम उस पर आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और ऐसे ही आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। तो चलते हैं आज के लिए, आज से आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।